Hello students, I am Dr. Mamta, your biology mentor. Welcome to What Students Go. Today we will discuss the another part of Principles of Inheritance and Variation, chapter 5th, class 12th biology. Let us start. मैंने जो कुछ पहले पार्ट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, आप वो लेक्चर्स देखो मेरे. मैंने आपके साथ कुछ बेसिक टर्म्स यूज़ की हैं विच आर यूज्ड इन द चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. तो कुछ टर्म्स के साथ आप अवेयर होने चाहिए, आपको टर्म्स पता होनी चाहिए. लेट अस स्टार्ट. प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस. नंबर 1, व्हाट इज हेरिडिटी. जब भी हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में फर्स्ट टर्म जो यूज होगी दैट इज द हेरिडिटी. हेरिडिटी क्या है? It is the process of transmission of heritable traits from the parents to their offsprings. Heredity क्या है? Process of transmission of traits. Process है transmission of traits का from the parent to offsprings. अब क्वेश्चन आता है कि ये traits क्या हैं? Traits क्या होते हैं? Characters. Traits are the characters. तो ये क्या है? हेरिडिटी क्या है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स. तो जो हेरिडिटी ट्रेट्स हैं, मतलब जैसा कि आप एग्जांपल, आपके फादर के जो आई कलर है वो ब्लू है, तो बच्चे का भी जो आई कलर है अगर ब्लू ही है तो इसका मतलब दैट आई कलर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट टू द जनरेशन. फादर से सन में आई कलर का जो करेक्टर है, जो ट्रेट है, वो ट्रांसमिट हुआ है. ठीक है, इनहेरिट हुआ है. दैट इज इनहेरिटी, दैट इज ट्रांसफर्ड. तो हेरिडिटी क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेरिटेबल ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. हेरिटेबल ट्रेट्स, दोज कैन बी ट्रांसफर्ड. हेरिटेबल मीन्स दोज ट्रेट्स विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, they are known as heritable traits and the process is known as heredity. What is genetics? Genetics is the branch of biology that deals with the principles and mechanisms of inheritance and variation. अगर आप अपनी NCERT की बुक खोल के देखें तो ये जो चैप्टर है ना, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दैट कम्स अंडर द हेडिंग जेनेटिक्स. तो जेनेटिक्स क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड मैकेनिज्म्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. हम इस चैप्टर में बहुत बेसिक बातें करने वाले हैं. आप इसको समझो तभी जो नेक्स्ट पार्ट है आपको वो क्लियर होंगे. इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस क्या होती है? इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी. Inheritance is the basis of heredity and it is the process by which traits are transferred from the parents to the offspring. तो जब मैंने आपसे हेरिडिटी डिस्कस की तो आपको मैंने क्या बताया कि हेरिडिटी क्या है? by which it is a process by which the traits means characters, by which the characters are transferred from the parents to their offsprings. When I am on the inheritance क्या है? Inheritance is the basis of heredity. ये basis है heredity का. और इस process से क्या होता है? इस process में traits जो है, characters जो हैं, they are transferred from the parents to their offsprings. Continuity of the gene pool is maintained by the process of inheritance. जो continuity of gene pool है, ये जो continuity है genes की, that is maintained by the process of inheritance. Now what are genes? Genes क्या होते हैं? Genes are the basic unit of inheritance and they are located on the chromosomes. Genes क्या हैं? They are the basic units of inheritance. ये basic units है inheritance के and they are located on the chromosomes. Genes क्या है? Basic unit है inheritance के. इनहेरिटेंस के बेसिक यूनिट को हम जीन्स कहते हैं. जीन्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? कहाँ पर लोकेटेड होते हैं जीन्स? जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स. नेक्स्ट इज वेरिएशन. दीज आर सम टर्म्स विच आर रिलेटेड टू द जेनेटिक्स. ये कुछ टर्म्स है जो आपको आनी चाहिए.
इनहेरिटेंस पता होना चाहिए कि इट इज द प्रोसेस बाय विच द ट्रेट्स और बाय विच द कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। जीन्स क्या है? दीज आर द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड दे आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स। उसके बाद है वेरिएशन। वेरिएशन एग्जिस्ट अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ वन स्पीशीज। वेरिएशन कहाँ एग्जिस्ट करती है? वेरिएशन एग्जिस्ट करती है अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ वन स्पीशीज। वेरिएशन इज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। अच्छा, वेरिएशन अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस किया था, When I discussed with you the sexual reproduction, मैंने उसमें आपको कहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दैट प्रोड्यूसेस वेरिएशंस। ठीक है, उससे वेरिएशंस आते हैं, डिफरेंसेस आते हैं। तो वेरिएशन कहाँ एग्जिस्ट करती हैं? वेरिएशन एग्जिस्ट अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ वन स्पीशीज। वेरिएशन एग्जिस्ट करती हैं अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ वन स्पीशीज। वेरिएशंस क्यों आती हैं? ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन, ड्यू टू म्यूटेशन एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। ये आपको इसी तरह भी थोड़ा समझ लेते हैं कि वेरिएशंस आते क्यों हैं। वेरिएशन एग्जिस्ट करती हैं अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ वन स्पीशीज। एक स्पीशीज में वेरिएशंस आती हैं। अब वेरिएशंस कैसे आती हैं? ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। जब क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हो, जब रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस हो, जब म्यूटेशंस, म्यूटेशंस क्या होती है? सडन चेंज आ जाना म्यूटेशंस के कारण, एंड ड्यू टू द एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स। देखिए, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वेरिएशंस। वेरिएशन कहाँ एग्जिस्ट करती हैं? अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ वन स्पीशीज। एक स्पीशीज के इंडिविजुअल्स में वेरिएशंस एग्जिस्ट करती हैं। वेरिएशंस क्यों आती हैं? वेरिएशंस इज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के कारण आती हैं, रिकॉम्बिनेशन के कारण आती हैं, म्यूटेशन के कारण आती हैं और एनवायरमेंटल इफेक्ट्स के कारण आती हैं। एनवायरमेंटल इफेक्ट्स क्या होते हैं? एनवायरमेंटल इफेक्ट्स जो हैं ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स। म्यूटेशंस आ जाएं, चेंजेस आ जाएं, जब भी कोई भी सडन चेंजेस आ जाएं जीन्स में, या एनवायरमेंटल इफेक्ट्स आ जाएं, या क्रॉसिंग ओवर हो, क्रॉसिंग ओवर ऑफ द क्रोमोसोम्स की क्रॉसिंग ओवर हो, जीन रिकॉम्बिनेशंस हो जाए, तो इन सब से क्या आता है? म्यूटेशन, आपके पास वेरिएशंस आती हैं। ठीक है, तो अब अगर जेनेटिक्स में हम वेरिएशंस की बात करें तो हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि वेरिएशंस आती हैं ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, ड्यू टू रिकॉम्बिनेशंस, ड्यू टू एनवायरमेंटल इफेक्ट्स एंड आल्सो ड्यू टू म्यूटेशंस, राइट? An Austrian monk, Gregor Mendel, laid the foundation of modern genetics. अब ऑस्ट्रियन मॉन्क थे ग्रेजर मैंडल। ऑस्ट्रियन मॉन्क थे ग्रेजर मैंडल। दे लेड द फाउंडेशंस ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स। इन्होंने क्या की? दे लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स की फाउंडेशन रखने वाले कौन थे? ग्रेजर मैंडल। व्हाट इफ यू वांट टू फिगर आउट हाउ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन जनरेशन। अब क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास माइंड में? क्वेश्चन आता है कि क्या इफ यू वांट टू फिगर आउट हाउ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन जनरेशंस, जेनेटिक इंफॉर्मेशन हाउ इट इज ट्रांसमिटेड बिटवीन द जनरेशंस, ये जनरेशंस में ट्रांसमिट कैसे होती है? हाउ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन द जनरेशंस। फॉर इंस्टेंस, you might be curious how traits can skip a generation or why one child in a family may suffer from a genetic disease while others do not. देखिए, माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो माइंड में ये आता है कि हाउ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कैसे ट्रांसफर हो रही है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, पेरेंट्स से उसके यंग वंस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर हो रही है। सेकंड क्वेश्चन है, यू माइट बी क्यूरियस, एक क्यूरियोसिटी आती है माइंड में कि जो करेक्टर्स हैं, हाउ द ट्रेड्स कैन स्किप ए जनरेशन, ट्रेड्स जो है हाउ दे कैन स्किप ए जनरेशन, जनरेशन को कैसे स्किप करते हैं, और वाई वन चाइल्ड इन ए फैमिली, एक चाइल्ड जो होता है फैमिली का वो सफ़र करता है जेनेटिक डिसऑर्डर से while others do not। ये कुछ क्वेश्चंस क्यूरियोसिटी क्वेश्चंस हैं,
कि जो अगर एक चाइल्ड जो होता है, कोई भी फैमिली का एक चाइल्ड है, वो सफ़र कर रहा है जेनेटिक डिसऑर्डर से, उसको जेनेटिक डिसऑर्डर है, वाइल द अदर चाइल्ड ऑफ द फैमिली डजंट, दूसरा चाइल्ड नहीं सफ़र कर रहा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं। और एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हाउ ए ट्रेट, ये जो करेक्टर्स हैं, हाउ दे कैन स्किप ए जनरेशन, ये जनरेशन को कैसे स्किप कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों का आंसर हमें मिलेगा जेनेटिक्स में, जिसे किसने दिया था, ऑस्ट्रियन मॉन्क ग्रेजर मेंडल, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। हाउ कुड यू गो अबाउट आस्किंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन साइंटिफिकली, आप ऐसे क्वेश्चन साइंटिफिकली कैसे पूछ सकते हो। करेक्टर्स दैट प्रिवेल इन फैमिलीज ऑफन हैव ए जेनेटिक बेस, जो करेक्टर्स फैमिलीज में एग्जिस्ट करते हैं उनका एक जेनेटिक बेस होता है। दे डिपेंड ऑन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये किस पे डिपेंड करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन पे। ए पर्सन इनहेरिट हिज और हर पेरेंट्स। तो ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने आपसे बात की, दीज आर द क्यूरियोसिटी क्वेश्चंस, ये क्यूरियोसिटी क्वेश्चंस हैं। तो ये जो करेक्टर्स हैं ये फैमिली में प्रिवेल करते हैं, इनका एक जेनेटिक बेस है। ये जो करेक्टर्स फैमिली में प्रिवेल करते हैं, फैमिलीज पे हम देखते हैं कि फादर का आई कलर और सन का आई कलर सेम है। तो ये जो करेक्टर है दैट प्रिवेल इन ए फैमिली दैट हैज ए जेनेटिक बेस, इनका एक जेनेटिक बेस है। जेनेटिक बेस का मतलब है दे डिपेंड ऑन जेनेटिक इंफॉर्मेशन ए पर्सन इनहेरिट फ्रॉम हिज और पेरेंट्स। तो ये किस पे डिपेंड करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है, जो वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो पर्सन कहाँ से लेकर आता है, कहाँ से इनहेरिट करता है, फ्रॉम हिज पेरेंट्स। तो जेनेटिक बेसिस समझ लग गई कि जो हमारे क्वेश्चंस मैंने आपसे बात की अभी, उनका जेनेटिक बेस कैसे है, बिकॉज दे डिपेंड ऑन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये डिपेंड कर रहे हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन पे दैट समवन इनहेरिट फ्रॉम हिज पेरेंट्स, जो कहाँ से ट्रांसफर हुए हैं, पेरेंट्स से ट्रांसफर हुए हैं। तो हम बात कर रहे हैं अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन की। Here we will see how a 19th century monk named Grazer Mendel uncovered the key principles of inheritance using a simple familiar system. तो ग्रेजर मैंडल जो थे, उन्होंने एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, वो उन्होंने अनकवर कर दिया प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस बाय यूजिंग अ वेरी फेमिलियर सिस्टम। उन्होंने प्रिंसिपल्स जो होते हैं इनहेरिटेंस के, जो हमारे माइंड में बार बार क्वेश्चन आता था कि हाउ कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, हाउ व्हाट टाइप ऑफ जेनेटिक बेसिस दे हैव अ जेनेटिक बेसिस, इस तरह के जो क्वेश्चंस आते थे, तो उन्होंने उसको अनकवर कर दिया बाय यूजिंग ए सिंपल फेमिलियर सिस्टम। किसके साथ, सिंपल फेमिलियर सिस्टम के साथ। द पी प्लांट जॉन ग्रेजर मेंडल ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो जो जॉन ग्रेजर मेंडल थे, इनका 1822 से 1884 तक इन्होंने काम किया, एंड दे आर ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, इस पे क्वेश्चन आता है। वॉज एन ऑस्ट्रियन मॉन्क, वो एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। ही वॉज ए लाइफ लॉन्ग लर्नर, साइंटिस्ट एंड मैन ऑफ फेथ। ग्रेजर जॉन मेंडल को लाइफ लॉन्ग लर्नर कहा जाता था, साइंटिस्ट भी थे, एंड ही वॉज अ मैन ऑफ फेथ। थ्रू हिज रिसर्च मेंडल मेड सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक डिस्कवरीज इन जेनेटिक्स। जो मेंडल ने रिसर्च की उसमें उन्होंने हमें क्या बताया, बहुत सारी बेसिक डिस्कवरीज बताई। जेनेटिक्स में जो डिस्कवरीज होती हैं वो मेंडल ने हमें अपनी रिसर्च में बताई, राइट। तो ये हमें नाम याद रखना है, इनका टाइम पीरियड याद रखना है, और इन्होंने क्या बताया हमें ये याद रखना है। रिसर्च ऑन हेरिडिटी इन 1856, जो हेरिडिटी पर रिसर्च हुई 1856 में, मेंडल बिगेन ए डिकेड लॉन्ग रिसर्च प्रोजेक्ट टू इन्वेस्टिगेट पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने जो रिसर्च की इनहेरिटेंस पे, हेरिडिटी पे जो रिसर्च की 1856 में, उसमें उन्होंने बहुत सारा डिस्कवरीज हमें बताई ऑन द पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस, कि इनहेरिटेंस कैसे ट्रांसमिट होती है। ऑल्दो ही बिगेन हिज रिसर्च यूजिंग माइस, उन्होंने अपनी रिसर्च कहाँ से स्टार्ट की थी, माइस से स्टार्ट की थी। ही लेटर स्विच्ड टू हनीबी,
माइस से अपनी रिसर्च स्टार्ट की, उसके बाद स्विच कर गए हनी बी पे, बट अल्टीमेटली सेटलिंग ऑन द गार्डन पी पाइसम सेटाइवम एज हिज प्राइमरी मॉडल सिस्टम। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जॉन ग्रेसन मेंडल है, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो था वो किसके साथ स्टार्ट किया? तो जॉन ग्रेसन मेंडल जो थे उन्होंने पहले रिसर्च स्टार्ट की थी, माइस पे रिसर्च स्टार्ट की, उसके बाद वो उन्होंने क्या स्विच करके हनी बी पे, बट फाइनली ही सेटल्ड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द वेरी कॉमन वेरी फेमिलियर प्लांट पी प्लांट पाइसम सेटाइवम। ये याद रखना पड़ेगा कि जो प्राइमरी मॉडल सिस्टम था जॉन ग्रेसन मेंडल ने जिसके ऊपर अपना सारा जेनेटिक्स का बेस रखा, दैट वाज द पाइसम सेटाइवम पी प्लांट। So Mendel pea plant, Mendel pea plant traits, Mendel traits का मतलब होता है कैरेक्टर्स। मेंडल ने जो पी प्लांट के ऊपर जो स्टडी की, जो एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके कैरेक्टर्स कौन से थे? Mendel studied the inheritance of 7 different features. मेंडल ने क्या स्टडी किए? इनहेरिटेंस ऑफ 7 डिफरेंट फीचर्स। इनहेरिटेंस ऑफ 7 डिफरेंट फीचर्स का क्या मतलब है? ये जो 7 डिफरेंट फीचर्स है, दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। हाँ, मतलब ये ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो मेंडल स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ 7 डिफरेंट फीचर्स इन पी सच एज प्लांट हाइट। देखिए मेंडल ने क्या स्टडी की है? इनहेरिटेंस ऑफ 7 डिफरेंट फीचर्स। 7 डिफरेंट फीचर्स की इनहेरिटेंस स्टडी की उसने पी प्लांट में। जैसे प्लांट हाइट है, फ्लावर कलर है, सीड कलर है, सीड शेप है। मेंडल सेलेक्टेड द फॉलोइंग 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन द पी प्लांट फॉर स्टडीड। मेंडल ने क्या सिलेक्ट किए? मेंडल सेलेक्टेड द 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स स्टडी किए उसने पी प्लांट के अपनी फर्दर रिसर्च के लिए। आगे देखते हैं। तो देखिए 7 डिफरेंट फीचर्स थे, जैसे प्लांट हाइट हो गया, फ्लावर कलर हो गया, सीड कलर हो गया, सीड शेप हो गया। इस तरह के कुछ कंट्रास्टिंग 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स उसने स्टडी किए। In 1865, Mendel presented the results of his experiment. 1865 में मेंडल ने क्या प्रेजेंट किए? रिजल्ट्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट विद नियरली 30,000 पी प्लांट। मेंडल का एक्सपेरिमेंटल प्लांट कौन सा था? पी प्लांट। मेंडल ने रिजल्ट्स प्रेजेंट किए 1865 में विद नियरली 30,000 पी प्लांट्स के साथ। 30,000 पी प्लांट्स के साथ उसने अपने रिजल्ट्स प्रेजेंट किए to the local natural history. Based on the patterns he observed, the counting data he collected and the mathematical analysis of his results. तो मैंने कहा कि 1865 में मेंडल ने क्या किया? 30,000 पी प्लांट्स पे अपने रिजल्ट्स दिए और उसके बाद उसने विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल डेटा उसने अपने रिजल्ट्स को एनालाइज किया। ठीक है जी। तो मेंडल अपने रिसर्च को एनालाइज किया तो ही प्रपोज्ड ए मॉडल ऑफ इनहेरिटेंस इन विच कैरेक्टर्स। उसने एक मॉडल ऑफ इनहेरिटेंस दिया। मेंडल ने पी प्लांट पे रिसर्च करके एक मॉडल ऑफ इनहेरिटेंस दिया जिसमें कुछ कैरेक्टर्स थे सच एज फ्लावर कलर, प्लांट हाइट एंड सीड शेप, इन विच फ्लावर कलर, प्लांट हाइट एंड सीड शेप वर कंट्रोल्ड बाय the pair of heritable characters which are known as nowadays genes। देखिए मैंने कहा कि मेंडल ने पाइसम सेटाइवम पे अपना एक्सपेरिमेंटल मॉडल रखा, उसने स्टडी की। तो मेंडल ने क्या प्रपोज किया? मेंडल प्रपोज्ड ए मॉडल ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने मॉडल ऑफ इनहेरिटेंस दिया। इस मॉडल में क्या बताया गया था? इस मॉडल में बताया गया कि इन विच सम करेक्टर्स, कुछ करेक्टर्स होते हैं जैसे फ्लावर कलर, प्लांट हाइट, सीड शेप, इस तरह के जो करेक्टर्स हैं
दे वर कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ हेरिटेबल फैक्टर्स। ये मैंने कुछ करेक्टर्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। सी, सीड शेप होगी, फ्लावर कलर हो गया, पॉड शेप होगी, स्टेम हाइट होगी। तो इस तरह की कुछ करेक्टर्स उसने एनालाइज किए, स्टडी किए, एंड दीज करेक्टर्स वर कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ हेरिटेबल फैक्टर्स, जिसे अब कहते हैं जीन्स कहते हैं। तो अगर फैक्टर्स कहीं पे लिखा हो तो फैक्टर्स को मेंडल ने क्या कहा? जीन्स। मैंने बता दिया था जीन्स क्या है, दे आर द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, जो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? ऑन द क्रोमोसोम्स। Now question arises in the mind of everyone, why Mendel chose only pea plant for his experiments? Mendel ने pea plant क्यों चूज किया? Mendel ने pea plant यूज किया because of its useful features. pea plant के कुछ useful features थे, several contrasting phenotypic features। देखिए मैंने आपसे कहा कि मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और उसने जो उसके करेक्टर्स थे, दे वर कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ फैक्टर्स। जितने भी करेक्टर उसने स्टडी किए, दे वर कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ फैक्टर्स विच आर कॉल्ड जीन्स। अब क्वेश्चन उठा कि क्यों पी प्लांट उसने चूज किया? सबसे पहले सेवरल कंट्रास्टिंग फिनोटिपिक फीचर्स। कंट्रास्टिंग फिनोटिपिक फीचर्स पी प्लांट में आते हैं, इसलिए डिस्कस हुआ। लाइफ साइकिल बहुत रैपिड है एंड इट प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ सीड्स इन ईच जनरेशन। लाइफ साइकिल बहुत रैपिड है, रैपिड लाइफ साइकिल, एंड इट प्रोड्यूसेस ए लॉट ऑफ सीड्स इन ईच जनरेशन। बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस करता है हर जनरेशन में। कन्वीनियंट हैंडलिंग, कन्वीनियंट हैंडलिंग होती है। कंट्रोल्ड मेटिंग ऑफ द प्लांट्स इज पॉसिबल। तो कंट्रोल्ड मेटिंग ऑफ द प्लांट का क्या मतलब है कि पी इज ए सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट। पी एक सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट है। सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट का क्या मतलब है? सेम प्लांट जो है दैट बियर्स बोथ मेल एज वेल एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो मेल और फीमेल जो सेम प्लांट है उसमें क्या है? बोथ द स्पर्म एंड द ओव्यूल that comes together in fertilization। देखिए फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, इसमें सेवरल फिनोटिपिक कैरेक्टर्स आते हैं, सेवरल कंट्रास्टिंग फिनोटिपिक कैरेक्टर्स आते हैं। रैपिड लाइफ साइकिल है, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सीड्स है, कन्वीनियंट हैंडलिंग है, कंट्रोल्ड मेटिंग है, कंट्रोल्ड मेटिंग है, सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स है जिसमें स्पर्म और ओव्यूल जो है दे आर प्रेजेंट टुगेदर इन वन प्लांट। So it is and which are required for the process of fertilization। तो कुछ एडवांटेजेस थी पी प्लांट की जिसके कारण मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। मेंडल took advantage of this property to produce true breeding or pure lines। मेंडल ने क्या किया? took advantage of this property to produce true breeding or pure lines। पी प्लांट के जो करेक्टर्स थे, मेंडल ने एडवांटेज ली उन करेक्टर्स की टू प्रोड्यूस ट्रू ब्रीडिंग लाइंस और प्योर लाइंस। किसके लिए? ट्रू ब्रीडिंग लाइंस और प्योर लाइंस के लिए। ही सेल्फ फर्टिलाइज्ड एंड सिलेक्टेड पी फॉर मैनी जनरेशन। उसने क्या किया? मेंडल ने सेल्फ फर्टिलाइज किया, सेल्फ फर्टिलाइज किया। उसने किसको? आप जो प्लांट था उसने सेल्फ फर्टिलाइज किया और सिलेक्ट किया पी प्लांट को फॉर मैनी जनरेशंस until he got lines that consistently made offsprings identical to the parent, always tall or always short। देखिए मेंडल ने ये जो पी प्लांट की बहुत सारी एडवांटेजेस थी, बहुत सारे फीचर्स थे, he took advantage of these features। इनको उसने एडवांटेज ली किसके लिए? टू प्रोड्यूस ट्रू लाइन्स, ट्रू लाइन्स प्रोड्यूस करने के लिए, टू प्रोड्यूस ट्रू लाइन्स, ट्रू लाइन्स पर ट्रू ब्रीडिंग और प्योर लाइन्स को प्रोड्यूस करने के लिए उसने एडवांटेज ली।
उसने क्या किया, सेल्फ फर्टिलाइज किया। ही सेल्फ फर्टिलाइज एंड सेलेक्टेड प्लांट पी फॉर मैनी जनरेशन। उसने क्या किया, सेल्फ फर्टिलाइज किया और सेलेक्ट किया प्लांट को फॉर मैनी जनरेशंस। कब तक वो प्लांट को जनरेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन कैरेक्टर्स कब तक ट्रांसफर होते गए, अनटिल वो तब तक क्रॉस करता गया प्योर लाइंस को जब तक कि उसे ही गॉट लाइंस दैट प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल टू द पेरेंट। तब तक वो करता गया क्रॉस इन ट्रू ब्रीड प्योर लाइंस को जब तक कि उसे ऑफस्प्रिंग नहीं मिल गया विच वॉज आइडेंटिकल टू द पेरेंट। जो ऑफस्प्रिंग, जब तक उसे वो ऑफस्प्रिंग नहीं मिल गया जो कि बिल्कुल सिमिलर था अपने पेरेंट जैसा। ठीक है जी। तो मेंडल ने जो पी प्लांट थी उससे एडवांटेज ली कि उसने क्रॉस किया ट्रू ब्रीडिंग लाइंस को। ट्रू ब्रीडिंग लाइंस को उसने प्योर लाइंस भी कहा। तो वो क्रॉस करता गया ट्रू ब्रीडिंग लाइंस और प्योर लाइंस को। कब तक क्रॉस करता गया, जब तक कि उसके पास ऑफस्प्रिंग नहीं आ गया विच वॉज आइडेंटिकल टू द पेरेंट। ठीक है जी। वंस मेंडल हैड एस्टैब्लिश्ड ट्रू ब्रीडिंग लाइन, एक बार मेंडल ने जब ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स एस्टैब्लिश कर दी विद डिफरेंट ट्रेड्स फॉर वन और मोर फीचर्स, जब उसने ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स एस्टैब्लिश करती पी प्लांट की विद डिफरेंट ट्रेड्स, विद डिफरेंट कैरेक्टर्स, जैसे टॉल वर्सेस शॉर्ट, he began to investigate how the traits were inherited by carrying out a series of cross. Once Mendel had established true breeding lines, जब मेंडल ने एक बार प्योर ब्रीडिंग लाइंस या ट्रू ब्रीडिंग लाइंस एस्टैब्लिश कर दी विद डिफरेंट ट्रेड्स फॉर वन और मोर जनरेशंस, वन और मोर फीचर्स तक के लिए उसने जब इस्टेब्लिश कर दी, जैसे टॉल वर्सेस ड्वार्फ। ठीक है। जब उसने ट्रू ब्रीडिंग लाइंस को इस्टेब्लिश की विद डिफरेंट ट्रेड्स, कैरेक्टर्स डिफरेंट है, विद डिफरेंट ट्रेड्स फॉर वन और मोर फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट सच एज टॉल वर्सेस ड्वार्फ, जब उसने ऐसा कर दिया तो ही बिगेन, तो उसने क्या स्टार्ट कर दी, फिर और रिसर्च स्टार्ट कर दी किसके ऊपर, हाउ दीज ट्रेड्स were inherited by carrying out a series of cross। हम इस चैप्टर में मेंडल की रिसर्च पढ़ेंगे, मेंडल ने कैसे ट्रू ब्रीडिंग लाइंस एस्टैब्लिश कर दी। ठीक है, फॉर वन और मोर फीचर्स। तो कैसे एस्टैब्लिश की, उसने क्रॉस किए। वी विल स्टडी दीज क्रॉसेस। उसने इन्वेस्टिगेट क्या किया, हाउ ट्रेट्स वर इनहेरिटेड बाय यूजिंग ए सीरीज ऑफ क्रॉस। ट्रेड्स कैसे इनहेरिट करते हैं, बाय यूजिंग ए सीरीज ऑफ क्रॉस। क्रॉस क्या होते हैं हम अभी देखेंगे। वंस फर्स्ट ही क्रॉस्ड ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट टू अनदर, सबसे पहले मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने क्रॉस किया ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट टू अनदर। जैसे मैं कहूँ कैपिटल टी ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट है। ठीक है, क्रॉस्ड विद स्मॉल टी। मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स को क्रॉस किया एंड द प्लांट्स यूज्ड इन दिस इनिशियल क्रॉस आर कॉल्ड द पेरेंट जनरेशन और पेरेंटल जनरेशन। मैं कह रही हूँ कि मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स को क्रॉस किया। ये ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स थे जिसको मेंडल ने क्रॉस किया, और ये जो प्लांट्स उसने यूज किए इन द इनिशियल जनरेशन, इसे क्या कहा गया, पेरेंटल जनरेशन। पी जनरेशन और द पेरेंटल जनरेशन। तो जो ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स हैं वो क्या हो गया, हमारी पेरेंटल जनरेशन होगी। अब क्या हुआ, जब मेंडल ने इन ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स को क्रॉस कर दिया तो उससे सीड्स आए। तो ही कलेक्टेड द सीड्स फ्रॉम द पेरेंटल जनरेशन। उसने क्या किया, सीड्स कलेक्ट किए फ्रॉम द पेरेंटल जनरेशन और उनको ग्रो कर दिया। तो ये जो ऑफस्प्रिंग्स आए
पेरेंटल जनरेशन के सीड्स को मेंडल ने ग्रो कर दिया, और जो ऑफस्प्रिंग्स आए उसने क्या कहा, F1 जनरेशन कहा और फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहा। तो जो ऑफस्प्रिंग्स आए विच वर प्रोड्यूस्ड बाय द क्रॉस बिटवीन द ट्रू प्योर ब्रीडिंग लाइन्स, देवर द, उसे हमने क्या कहा, जो ऑफस्प्रिंग आए उसे हमने कहा F1 जनरेशन। ठीक है जी। Once Mendel examined the F1 generation plants and recorded their traits, एक बार मेंडल ने जब अपने F1 जनरेशन के प्लांट्स को एग्जामिन किया तो ही लेट देम सेल्फ फर्टिलाइज्ड नेचुरली प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ सीड्स। जब F1 जनरेशन, ये थी हमारी पेरेंटल, ये प्योर ब्रीडिंग लाइन्स थी, प्योर ब्रीडिंग लाइन्स को उसने क्रॉस किया, तो क्रॉस करने के बाद क्या आई, F1 जनरेशन आई। इस F1 जनरेशन को उसने क्या कहा, सेल्फ फर्टिलाइज करवाया। इस F1 जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज करवाया, प्रोड्यूसिंग ए लॉट ऑफ सीड्स। सेल्फ फर्टिलाइज कराया, फिर बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस हुए। किसके सीड्स प्रोड्यूस हुए, F1 जनरेशन के। तो ही देन कलेक्टेड ग्रू द सीड्स फ्रॉम द F1 प्लांट टू प्रोड्यूस द F2 जनरेशन। जो पेरेंट्स के क्रॉस कराने से F1 जनरेशन आई, उसके सीड्स को उसने ग्रो करा दिया। सीड्स को ग्रो कराया तो F2 प्लांट्स आए, जिसे उसने F2 जनरेशन कहा। F2 जनरेशन। जो F1 जनरेशन होती है उसे कहते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन। जो F2 जनरेशन होती है उसे कहते हैं सेकंड फिलियल जनरेशन। तो सी हाउ मेंडल क्रॉस्ड द ट्रू ब्रीडिंग लाइंस। उसने कैसे ट्रू ब्रीडिंग लाइंस को क्रॉस किया। प्योर जो टॉल और प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ, इन प्लांट्स को उसने, दीज वर द ट्रू ब्रीडिंग लाइंस, इसको उसने क्रॉस किया। इनको पेरेंटल जनरेशन कहते थे, पेरेंट्स थे, इनको पेरेंटल जनरेशन कहते थे। उसको क्रॉस किया, सीड्स आए, सीड्स जो आए, जो F1 प्लांट्स कहा, उसको उसने क्या कहा, F1 प्लांट्स। और इसको F1 जनरेशन भी कहते थे, फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहते थे। उसके बाद उसने इसके सीड्स को ग्रो किया। सीड्स को ग्रो किया तो क्या आई, F2 प्लांट्स आए, जिसको उसने F2 जनरेशन और सेकंड फिलियल जनरेशन कहा। ठीक है जी। तो ये मेंडल के क्रॉस से ही सब कुछ होना है। मेंडल एक्सपेरिमेंट एक्सटेंडेड, मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, मेंडल की जो रिसर्च थी वो F2 जनरेशन से बियॉन्ड थी। F3 जनरेशन भी आई, F4 जनरेशन भी आई। लेटर इज मॉडल ऑफ इनहेरिटेंस वाज बेस्ड मोस्टली ऑन द फर्स्ट 3 जनरेशन। तो जो उसका मॉडल था इनहेरिटेंस का, जो मेंडल का मॉडल था इनहेरिटेंस का, दैट वाज बेस्ड ऑन पेरेंटल जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, सेकंड फिलियल जनरेशन। तो ये जो मॉडल था उसका मेंडल का, वो डिपेंड किस पे कर रहा था, 3 जनरेशन्स पे डिपेंड कर रहा था। मेंडल एक्सपेरिमेंट एक्सटेंडेड बियॉन्ड द F2 जनरेशन। मेंडल के एक्सपेरिमेंट F3 जनरेशन तक भी गए, F4 जनरेशन तक भी गए। बट हिज मॉडल ऑफ इनहेरिटेंस, तो जो उसका मॉडल ऑफ इनहेरिटेंस जो हमने स्टडी करना है, दैट वाज बेस्ड मोस्टली ऑन 3 जनरेशन, फर्स्ट 3 जनरेशन पे डिपेंड करता था। ये फर्स्ट 3 जनरेशन कौन सी थी, पेरेंटल जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन एंड सेकंड फिलियल जनरेशन। ठीक है जी। तो हमें पता लग रहा है कि कैसे पी प्लांट से मेंडल ने क्रॉस किए। मेंडल नॉट ओनली रिकॉर्डेड फिनोटाइप ऑफ द प्लांट इन ईच जनरेशन, फिनोटाइप जीनोटाइप मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। मेंडल ने सिर्फ फिनोटाइप ही प्लांट का रिकॉर्ड नहीं किया। फिनोटाइप कौन से होते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। जैसे कि मैं कहूँ कि ये प्लांट बहुत टॉल है, ये प्लांट बहुत शॉर्ट है, बहुत ड्वार्फ है, तो ही नॉट ओनली रिकॉर्डेड द फिनोटाइप ऑफ द जनरेशन, उसने सिर्फ फिनोटाइप ही नहीं रिकॉर्ड किए, बट आल्सो ही काउंटेड एग्जैक्टली हाउ मेनी प्लांट्स विद ईच ट्रेट वर प्रेजेंट। तो उसने ये भी एग्जामिन किया कि कितने प्लांट्स जो थे विद ईच ट्रेट्स वर
present. See, he found very similar patterns of inheritance for all 7 features he studied. तो उसे जब मैंडल ने इस तरह से एग्जामिन किया, फिनोटाइप एग्जामिन किए, एक्सटर्नल फीचर्स एग्जामिन किए, फिनोटाइप एग्जामिन किए, तो ही फाउंड वेरी सिमिलर पैटर्न्स ऑफ, तो उसे बहुत सिमिलर पैटर्न्स मिले इनहेरिटेंस के with the 7 features of Pisum sativum he used to investigate. तो जब मैंडल ने पाइसम सेटाइवम को उसको स्टडी किया तो उसको क्या पता लगा कि 3 जनरेशन्स तक ही प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस उसने देखे, पेरेंटल जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन एंड सेकंड फिलियल जनरेशन. तो और मैंने कहा कि मैंडल नॉट ओनली स्टडीड द फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, सिर्फ उसने फिनोटिपिक कैरेक्टर्स नहीं देखे, ही आल्सो स्टडीड द जीनोटिपिक कैरेक्टर्स, जीनोटाइप को भी उसने स्टडी किया. अब फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, आप फर्स्ट लेक्चर मेरा देखिए, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया. मैंडल मेड डिस्कवरीज दैट एल्यूडेड फेमस साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम. तो मैंडल ने कुछ डिस्कवरीज की जिसे चार्ल्स डार्विन ने, हु कैरिड आउट सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स but couldn't grasp the significance of his results. तो मैंडल का जो मॉडल था, पेरेंट्स पास along heritable factors called genes which determine the specific character of the offspring. मैंडल का जो मॉडल था, मैंडल का मॉडल था कि पेरेंट्स से, जो पेरेंट्स हैं, दे पास सम इनहेरिटेबल फैक्टर्स, वो कुछ हेरिटेबल फैक्टर्स जो है उनको पास करते हैं, जिसे कहते हैं जीन्स कहते हैं, विच डिटरमिन द स्पेसिफिक करेक्टर ऑफ द ऑफस्प्रिंग, जो किसको डिटरमिन करते हैं, स्पेसिफिक करेक्टर को डिटरमिन करते हैं. ईच इंडिविजुअल हैज 2 कॉपीज ऑफ ए गिवन जीन. हर इंडिविजुअल की 2 कॉपीज होती है जीन की, जिसे हम कहते हैं एलील्स. एग्जाम्पल, मैंने कहा कि हर इंडिविजुअल की क्या होती हैं, इट हैज़ 2 कॉपीज ऑफ ए जीन. 2 कॉपीज होती है गिवन जीन की, जिसे हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एलील्स जो होते हैं सीड कलर के, आप एग्जाम्पल लो, सीड कलर है, येलो सीड कलर है, कैपिटल वाई, इसको क्रॉस करते हैं स्मॉल सीड कलर ग्रीन के साथ, इसको हम क्रॉस करते हैं. Following a cross hybridization, one of the 2 alleles of a given gene, जो one of the 2 alleles हैं, मैंने देखिए एक जो कोई भी करेक्टर है, that is represented by a given gene. We know कि हर करेक्टर जो है वो किसके साथ एक्सप्रेस होता है, जीन के साथ एक्सप्रेस होता है. तो मैं ये कह रही हूँ कि each individual has 2 copies of a given gene. हर इंडिविजुअल की 2 कॉपीज होती हैं जीन की, जिसे क्या कहते हैं, एलील कहते हैं. जैसे कैपिटल वाई है, ये है कैपिटल वाई है येलो कलर को इंडिकेट कर रहा है, स्मॉल वाई जो है वो ग्रीन कलर को कर रहा है. जब इसका क्रॉस करवाया, जब इन दोनों का आपस में क्रॉस कराया तो क्या आया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई. ठीक है. तो क्या आता है, फॉलोइंग ए क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाई तो one of the 2 alleles of a given gene, one of the 2 alleles of a given gene, dominant allele expresses itself in the form of visible characters. तो जब इनकी हमने एलील्स का हमने हाइब्रिडाइजेशन करवाया तो क्या आया, one of the allele. तो जो एक एलील था इन दोनों में से, वो क्या था, क्या एक्सप्रेस कर रहा था, डोमिनेंट कैरेक्टर को. दोबारा समझ लेते हैं, ये है 2 एलील्स ऑफ ए गिवन जीन. यहाँ आप ये ले लो कि 2 एलील्स ऑफ ए गिवन जीन है. ठीक है. तो जब इनका क्रॉस करवाया तो क्या आया हमारे पास, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई आया. तो ये जो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई था, इसमें कैपिटल क्या था, डोमिनेंट कैरेक्टर था. डोमिनेंट कैरेक्टर था जो एक्सप्रेस कर रहा था अपने आप को इन द फॉर्म ऑफ विजिबल कैरेक्टर्स. लेकिन जो दूसरा था रिसेसिव, दैट वाज सुप्रेस्ड.
हिडन और मास्क्ड बाय द डोमिनेंट एलील। जो दूसरा था वो क्या था, रिसेसिव था, और वो जो करेक्टर था दैट वाज हिडन, दैट वाज मास्क्ड बाय द डोमिनेंट एलील। Two alleles of a given gene, two alleles of a given gene when crossed, जब इनका क्रॉस करवाया तो क्या आया, टू एलील्स ऑफ ए गिवन जीन, तो क्या आया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई आया। ठीक है, टू एलील्स ऑफ ए गिवन जीन आया तो क्या आया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई आया। ठीक है, तो ये इसमें जो आपकी जनरेशन आई उसमें एक करेक्टर कौन सा था, डोमिनेंट था। ठीक है, एक करेक्टर डोमिनेंट था और एक करेक्टर क्या था, रिसेसिव था। ठीक है, डोमिनेंट करेक्टर जो था दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ विजिबल करेक्टर्स, बट द रिसेसिव करेक्टर वाज हिडन, दैट वाज मास्क्ड बाय द डोमिनेंट जीन, राइट। The set of alleles carried by an organism is known as its genotype. ये जो set of alleles हैं which are carried by an organism is known as genotype. तो जो alleles carried करता है organism उसे हम क्या कहते हैं, genotype कहते हैं। Genotype determines phenotype. Genotype किसको determine करता है, phenotype को determine करता है, जो characters हमें visible है। When an organism has two copies of the same allele, when an organism has two copies of the same allele, दो copies होती है same allele की, that is said to be homozygous। और instead अगर इसके पास दो copies हैं, अगर किसी organism के पास दो copies हैं same allele की, उसे क्या कहते हैं हम, dominant कहते हैं। और अगर इसके पास डिफरेंट कॉपीज हैं एलील की, उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस कहते हैं। होमोजाइगस कौन सा हुआ, अगर टू कॉपीज हैं सेम एलील की। हेट्रोजाइगस कौन सा हुआ, अगर टू कॉपीज हैं डिफरेंट एलील्स की, राइट। ऑन फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो जो हेट्रोजाइगस है, जब देखिए मैंने, ये है हमारे पास होमोजाइगस, जब इनकी फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, हाइब्रिड प्रोड्यूस होगा। तो क्या प्रोड्यूस करेगा, टू टाइप ऑफ गैमीट्स, टू टाइप ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा। ये क्या है, राउंड सीड्स है, और ये क्या है, रिंकल सीड्स है। टू टाइप ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा, येलो एंड ग्रीन सीड्स। सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 प्लांट्स, जो सेल्फ पॉलिनेशन जब होती है, जब इन प्लांट्स की सेल्फ पॉलिनेशन होती है तो क्या आती है, F2 जनरेशन आती है। जब इन प्लांट्स की सेल्फ पॉलिनेशन होती है तो F2 जनरेशन आती है, विच शोज फिनोटिपिक रेशो 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशो 1:2:1। कैसे देखते हैं, इधर एक क्रॉस है, मैंने कहा ये हमारे पास क्या है, होमोजाइगस एलील्स है। इनकी फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन पे क्या हुआ, जब इन्होंने, इनकी सेल्फ पॉलिनेशन हुई F1 प्लांट्स की, तो इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, सबसे पहले तो इन्होंने हमारे पास जब फर्टिलाइजेशन हुई तो कैपिटल T स्मॉल कैपिटल Y स्मॉल y प्रोड्यूस किया। ये तो होगी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन को जब सेल्फ फर्टिलाइज किया तो क्या प्रोड्यूस हुआ, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल Y एंड स्मॉल y। तो देखिए इसको हम कैसे कह सकते हैं, आई कैन से कैपिटल Y1 कैपिटल Y2 कैपिटल Y3, और 3:1 भी मैं कह सकती हूँ। रेशो जो आई दैट वाज 3:1, या मैं से कहूँ 1 कैपिटल Y1 कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y2
एंड स्मॉल y 1:1. तो इस तरह से जब क्रॉस किए जाते हैं तो रेशो जो आती है जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो, तो कौन सी आती है? फिनोटिपिक रेशो आती है आपकी 3:1 और जीनोटिपिक रेशो आती है 1:2:1. ठीक है, द पुनीत स्क्वायर. पुनीत स्क्वायर क्या है? अब हम जो मैंने आपके साथ जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो डिस्कस की, ये हम एक ये जो क्रॉस है ना, इसको हम एक मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशन में देखते हैं. उस एक्सप्रेशन का नाम है पुनीत स्क्वायर. पुनीत स्क्वायर इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंडल इनहेरिटेंस. पुनीत स्क्वायर क्या है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन है मेंडल इनहेरिटेंस की. ये वो डायग्राम है दैट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट एन आउटकम ऑफ ए क्रॉस और ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट. इसमें क्या होता है? आउटकम देखी जाती है जो क्रॉस किए मेंडल ने, जो क्रॉस किए, जो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स किए, उसको ये उसकी आउटकम देखी जाती है. इसको पुनीत स्क्वायर क्यों कहते थे? आफ्टर द नेम पुनीत हु डिवाइज्ड द अप्रोच. दिस डायग्राम इज यूज्ड बाय द बायोलॉजिस्ट टू डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैविंग ए पर्टिकुलर जीनोटाइप. कि क्या प्रोबेबिलिटी है ऑफस्प्रिंग की हैविंग एन प्रोबेबल जीनोटाइप. तो पुनीत स्क्वायर एक डायग्राम है जिसके थ्रू हम ये सब डिस्कस करते हैं. सी, ये एक पुनीत स्क्वायर इज ए टेबुलर समरी ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द मैटरनल एलील्स विद द पैटर्नल एलील्स. तो पुनीत स्क्वायर क्या है? एक टेबुलर समरी है. पुनीत स्क्वायर इज ए टेबुलर समरी ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं मैटरनल एलील के विद द पैटर्नल एलील. सी द डायग्राम. तो इस तरह से कुछ हम डिस्कस करेंगे आगे. वी विल सी द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा. सो इन दिस लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड विद यू the some basic concepts which were used in the genetics in the principle of inheritance and variations. मैंने आपके साथ जीनोटाइप, फिनोटाइप, कैसे मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया फॉर हिज रिसर्च, व्हाट वर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पी प्लांट फॉर द मेंडल रिसर्च, और मेंडल ने कैसे एक मैंने क्रॉस आपके साथ डिस्कस किया जिसमें मेंडल ने प्योर ब्रीडिंग लाइंस के बाद जो एफ इनको क्रॉस करके F1 जनरेशन आती है, क्या होती है F2 जनरेशन आती है, क्या होती है F2 जनरेशन, जीनोटिपिक रेशो क्या होती है, फिनोटिपिक रेशो क्या होती है, मैंने ये सब आपके साथ डिस्कस किया. आप इस ये क्रॉस बनाकर देखें अपनी कॉपी में, इनको समझो, कॉपी में लिखो, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वी विल टेक इन लाइव क्लासेस. थैंक यू.